नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी ने उठाया दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को जीत पर दी बधाई। लोकसभा में 3 नवनिर्वाचित सांसद करण सिंह यादव, रघु शर्मा और सजदा अहमद ने ली शपथ। सदन में बीजेपी के दिवंगत सांसद हुकुम सिंह को श्रद्धांजलि। कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया नोबेल पुरस्कार सीरीज 2018 के राष्ट्रीय सत्र का उद्घाटन। कहा, विज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने की भारतीय परंपरा बहुत पुरानी। पाकिस्तान की ओर से पुंछ और राजौरी में भारी गोलीबारी में एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद, 4 लोग घायल। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दोनों जिलों के सीमा से सटे 5 किलोमीटर के इलाके में 3 दिन तक बंद किए गए स्कूल। और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज। जीतने वाली टीम को मिलेगा 2021 विश्व कप में सीधे प्रवेश। टीम इंडिया ने सेंचुरियन वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। और सबसे पहले बात संसद सत्र की। राज्यसभा में आज गतिरोध की वजह से सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी सांसदों ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी सांसदों ने राज्य में कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर गतिरोध उत्पन्न किया, जिसकी वजह से कार्यवाही बाधित हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा उठाया। You just want to create trouble in the house and get some publicity. I will not accept this. That's why I have decided to adjourn the house up to 2 p.m. in the afternoon. इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने अंडर 19 का खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। टीम इंडिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। On behalf of the entire house and on my own behalf, I congratulate the Indian Under 19 cricket team for winning the ICC Under 19 World Cup held in Mount Maungaia in New Zealand on 3rd February 2018, and scripting history by becoming the only team to lift the coveted title for the record 4th time. This outstanding accomplishment of our young sportspersons is a matter of great pride for the entire nation. I hope that they would serve as a source of inspiration for our youth and budding sportspersons and encourage them to emulate and achieve greater heights in the world of sports. We wish all the players of the Indian Under-19 team the very best for their future endeavors and hope that they will continue to make the country proud by their achievements. शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान सभापति सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस संबंध में आज सदन को जानकारी दी। सभापति तेलंगाना के मेदाराम गांव में आयोजित होने वाले सबसे बड़े आदिवासी त्योहार में शिरकत करेंगे। I would take the house into confidence. The other Friday, I could not be there in the house for the reason that there was a festival of tribals called as Medaram Jatara, which was attended according to government statistics their state by 1.5 crore people from around 8 states. The tribals, they came on their own, and also, of course, the government made arrangements. It was a big mini Kumbh Mela. So, as a vice president who knows that region, I thought I should make a visit for that function. The chief minister of the Telangana and also Chhattisgarh also is there. And it was a very, very, very thrilling experience to see such a big congregation of Adivasi tribals of our country. And they conducted themselves in a most disciplined manner. And it's called as Sammakka and Saralakka Jatara. That's called as. They treat them as Vanadevatas.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर संसद में आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद अमित शाह करेंगे। पिछले हफ्ते बीएससी बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा के लिए 12-12 घंटे का समय तय किया गया है। बीएससी ने यह भी सिफारिश की है कि सदन विधायी और अन्य कार्यवाहियों के लिए 5 से 8 फरवरी तक रात 8 बजे तक बैठ सकती है। 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया था। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सरकार की नीतियों के साथ सामाजिक आर्थिक एजेंडे की तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि इससे स्वरोजगार और उद्यमिता के साथ ही स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। जीएसटी समेत दूसरे आर्थिक सुधारों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। साथ ही सरकार की ओर से किए गए राजनयिक प्रयासों से दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत बताई। उन्होंने भविष्य की जरूरतों वाली बुनियादी ढांचा के विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल के नेता सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखेंगे। लोकसभा में आज 3 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। जिन सांसदों को शपथ दिलाई गई उनमें अलवर सीट से जीत दर्ज करने वाले करण सिंह यादव, अजमेर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले रघु शर्मा और पश्चिम बंगाल उल्बेरिया लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाली सजदा अहमद शामिल हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. लोकसभा में आज बीजेपी सांसद हुकुम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हुकुम सिंह उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद थे। शनिवार को 79 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। 3 फरवरी 2018 को 79 वर्ष की आयु में नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। हम अपने साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में यह सभा मेरे साथ है। अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहे। और आज की कार्रवाई को लेकर हम बात करेंगे अपने संवाददाता पंचनन मिश्रा से, जो इस समय संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंचनन, राज्यसभा में सुबह की कार्रवाई में अवरोध देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा उठाया और गतिरोध के चलते 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लगातार अपील का भी हमने देखा असर नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश होना है। क्या संभावनाएं हैं आगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद ये जो मुद्दे हैं वो उठाए गए। समाजवादी पार्टी की ओर से जो नोएडा में एनकाउंटर की घटना है और उसके बाद जो सीलिंग का मुद्दा आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है। जो 3 सांसदों के नए आए हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया और सभापति जो वेंकैया नायडू जी ने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि जो जनता के जनप्रतिनिधियों को जो मुद्दे उठाने चाहिए उसकी बजाय शोर शराबा हो रहा है या उस पर अवरोध पैदा किया जा रहा है, उसके चलते उन्होंने नाराज़गी जताई। तो कार्रवाई 2 बजे तक के स्थगित कर दी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कार्यवाही को पहले 12 बजे तक और उसके बाद 12 बजे के बाद अगर अवरोध नहीं थमता तो कार्यवाही आगे स्थगित की जाती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो पब्लिसिटी लेने की कोशिश है वो उसको सार्थक नहीं होने दिया जाएगा और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन अब उसके बाद अब भोजनावकाश के बाद आज यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो यहाँ पर लिस्टेड किया गया है और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो अमित शाह, उनका ये पहला भाषण भी होना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि विपक्ष के पास कई और हथियार होते हैं इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए। और सरकार की जो नीतियां हैं, जो दस्तावेज को कह लीजिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो सरकार का दस्तावेज होता है उस पर घेरने के लिए कई सारे मौके होते हैं। तो उस पर विपक्ष कुछ जरूर आगे बढ़ेगा और 2 दिनों की चर्चा है और उम्मीद की जा रही है कि सार्थक चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पंचनन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नोबेल पुरस्कार सीरीज 2018 के राष्ट्रीय सत्र का उद्घाटन किया। ये देखते हैं इसी से जुड़ी खबर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नोबेल पुरस्कार सीरीज 2018 के राष्ट्रीय सत्र का उद्घाटन किया। नोबेल पुरस्कार सीरीज 2018 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने की भारतीय परंपरा बहुत पुरानी है। आधुनिक युग में इसका केंद्र यूरोप और अमेरिका में रहा है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही भारतीय वैज्ञानिकों ने सीमित साधनों के बावजूद इसे चुनौती दी। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन का भी जिक्र किया। कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी संबोधित किया। Three things are needed for success. First, our scientists, from PhD students to senior technologists, must have a shared sense of purpose. They must address capacity building, participate in national missions, and take on frontier research. Fragmented individual-driven approaches must move to building teams of the highest quality. Second, our research institutes and universities must cooperate with intelligence and harmony to form research hubs. And third, because the world is constantly changing and ideas flow from every side, we scientists must be connected to the latest advances in research and technology. Science is nothing if not a global enterprise. It is this last point which is our focus today. तो खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन जारी है। एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। रविवार को सीमा पर पुंछ और राजौरी जिले में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी में सेना के एक कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। राजौरी में बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। पाक सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के साथ लगते गांव में और अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया और गोलीबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा से लगने वाली भीमभेर गली सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी की। भारत की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में 15 साल की एक लड़की घायल हो गई थी। गोलीबारी के मद्देनजर राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी स्कूलों को अधिकारियों ने 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। सभी 84 स्कूल अगले 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। स्थानीय प्रशासन भी हालात नजर बनाए हुए है। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गोलीबारी में शहीद जवानों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने जवानों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। जनवरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 8 नागरिक और 7 सुरक्षाकर्मियों की जान गई थी, जबकि 70 लोग जख्मी हुए थे। फ्रिक्वेंटली हुई है पिछले कुछ दिनों में और बहुत लॉस भी हुआ है, बट आज शाम से काफ़ी एस्केलेशन रही है, जिसमें सभी सेक्टर, जिसमें सुंदरबनी, नौशहरा, मंजाकोट, डूंगी एरिया, वहाँ पे वायलेशन हुई है, जिसमें स्मॉल आर्म्स थे शुरू में और उसके बाद हैवी शेलिंग भी। और उसके चलते 4 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, 1 ऑफिसर और 3 जवान, उनका लॉस हुआ है, एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर। और काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है, इंटीरियर एरियाज भी अफेक्टेड हैं और इसके चलते हमें शायद माइग्रेशन भी लोगों की वहाँ से इफेक्ट करनी पड़ेगी, इवैक्यूएट करके उनको उसकी ज़रूरत हम फील कर रहे हैं।
इसके अलावा सभी प्रिकॉशन लिए गए हैं वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और बाकी जो भी लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। और 84 जो स्कूल्स हैं इस इलाके में वो आने वाले 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, वो हम लेंगे। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। उन्होंने लोगों से राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए बीजेपी को चुनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में 9 कर्नाटक निर्माण परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमलावर रहे। परिवर्तन रैली में उन्होंने प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाई और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को निशाने पर लिया। कर्नाटक में कांग्रेस इस समय एग्जिट गेट पर खड़ी है और मैं देख रहा हूं कर्नाटक ने ठान लिया है कि कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त करके ही रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चिर परिचित अंदाज में एक नई शब्दावली टॉप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टॉप प्राथमिकता का मतलब टमाटर, प्याज और आलू से है। उन्होंने कहा कि जो लोग सब्जियों और फलों को उगा रहे हैं वे हमारी शीर्ष प्राथमिकता में हैं। हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से गरीब लोगों का इलाज सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र से ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी कर्नाटक में विकास नहीं हुआ। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कर्नाटक को 73,000 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कर्नाटक को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलना तय हुआ। यानी करीब करीब 180% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीएस येदियुरप्पा के नाम का ऐलान भी किया। कर्नाटक विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अगरतला और बनमालीपुर में रोड शो किया और 2 रैलियों को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में सीपीएम 25 साल से शासन कर रही है, लेकिन उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति अत्याचार रोकने में नाकाम रही है। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन के अनुसार वेतन मिलेगा। वहीं केंद्रीय कपड़ा और सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने मुद्रा और आयुष्मान भारत जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं ढलाई जिले के लोंगथोरई सब डिवीजन में मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने रैली की। वहीं 27 फरवरी को होने वाले नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नई बनी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के साथ समझौते के तहत बीजेपी राज्य की 60 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नागालैंड में उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी की सूची में 10 जिलों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ समझौते को लेकर नाराजगी जताई है। पत्र में प्रदेश अध्यक्ष वेसासोली हांगू और महासचिव एडुजू थेलुओ समेत कई नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उनमें हांगू का नाम नहीं है। राज्य में 15 साल से बीजेपी और एनपीएफ का गठबंधन था। तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में बनी रहेगी। तेलुगु देशम पार्टी ने रविवार को कहा कि बीजेपी के साथ आंध्र प्रदेश और केंद्र में उसका गठबंधन बना हुआ है। पार्टी ने बात इन अटकलों के बाद कही है। केंद्रीय बजट में राज्य के साथ सही व्यवहार नहीं होने को लेकर पार्टी नाराज है। टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री वाई सत्यनारायण चौधरी ने केंद्रीय बजट पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसा और जब जरूरत होगी मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उचित निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि टीडीपी राज्यों की मांगें जरूरत पड़ने पर संसद में भी उठाएगी। बैठक में पार्टी के सांसद, राज्य के मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ नौकरशाह भी मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज से नया रोस्टर लागू हुआ है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जजों के बीच केसों के बंटवारों की लिस्ट को भी पहली बार सार्वजनिक कर दिया है। इससे जुड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जनहित याचिका और कुछ सेंसिटिव केसों को अपने पास रखने का फैसला किया है। इसके अलावा वो सेवा मामले, सामाजिक न्याय, चुनाव, आर्बिट्रेशन मैटर्स, आपराधिक मामले, अदालत की अवमानना, सामान्य सिविल मामले और कमीशन ऑफ इंक्वायरी से संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेंगे। दृश्य कलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला मेला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कल शाम शुरू हुआ। इस मेले का उद्घाटन महामहिम उपराष्ट्रपति ने किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद थे। ये आयोजन ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ये अनोखा मेला 18 फरवरी तक चलेगा। रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का परिसर रंगों, आकृतियों और संगीत से शराबोर हो उठा। मौका था भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले के उद्घाटन का। देश विदेश से आई कलाकृतियां और उनके कलाकार बड़े उत्साह से गुनगुनी धूप में आपस में संवाद करते दिखे। इस शानदार कला मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया। कई दूतावासों के प्रतिनिधियों और कला प्रेमियों की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ने इस आयोजन को भारत की संस्कृति का परचम बुलंद करने वाला बताया। मैं अभी तेलंगाना में एक फेस्टिवल में होकर आया। वो फेस्टिवल स्थानीय फेस्टिवल है, मगर उसमें 8 प्रदेशों से लोग, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, सभी इलाका से जो आदिवासी मूल निवासी है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में ट्राइबल कहते, उन लोगों का एक जातरा, एक मेला, उनके उत्सव था। सरकार का कहना है 1,50,00,000 लोग आया। मैं हेलीकॉप्टर से देखा तो इतना सुंदर दृश्य, एक नया शहर वहां निर्माण हो गया, ऐसा मुझे लगा है ऊपर से देखने से। उन्होंने कहा कि इससे विश्व बंधुत्व, विविधता और कल्पनाशीलता को बल मिलेगा। People have to be careful not to offend the sentiments of others, because living together, respecting each other's sentiment is very important. At the same time, anybody taking the law into their hands in the name of religion, in the name of caste, in the name of region, in the name of language is also bad. There is a system. We are a civilized society. There is a government, and there are governments across the country and also across the globe. Their duty is to take care of the law, so that everybody is able to have their own rights, their own expressions, their own views, and then we see these are best expressed. इस कला मेले में चित्रकला, मूर्तिकला, पेपर मैशे, खिलौने, इंस्टॉलेशन आर्ट, विजुअल आर्ट फिल्म फेस्टिवल और कला के वर्कशॉप्स तो रोज ही चलेंगे। साथ ही साथ संगीत और कला वार्ताओं के अनौपचारिक सत्रों में भी कला प्रेमी शिरकत कर सकेंगे। कुछ विजुअल आर्ट फिल्म फेस्टिवल हम कर रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, पेपर मैशे, पटचित्र, वैसा कुछ वर्कशॉप भी है। और इसका और एक स्पेशलिटी है कि वायलिन मेकिंग का एक वर्कशॉप भी हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत कोलैटरल इवेंट्स इसके साथ हैं। बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग तरह के आर्टिस्ट जो हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक इंटरेक्शन जो है होगा, सब आर्टिस्ट का एक दूसरे का काम देखेंगे। उद्घाटन समारोह का समापन श्रीलंका से आए करुणादास ओलाबोडुआ दल के लोक नृत्य से हुआ। भारत के हरीश गंगानी की कथक गायन प्रस्तुतियों में दर्शकों ने अद्भुत आनंद का अवसर पाया।
अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेले तो होते रहे थे, पुस्तक मेले होते रहे थे, फिल्म मेले होते रहे थे, लेकिन विजुअल आर्ट के जो कलाकारों के लिए एक बहुत ही ये एक दुर्लभ मौका है। पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक कला मेला आयोजित किया जा रहा है, जो अगले 15 दिनों तक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में चलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी आइए और इसमें हिस्सा लीजिए। कैमरा पर्सन सरोज के साथ इरफान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आध्यात्म और परिवार की परंपरा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। विजयवाड़ा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रविवार को उपराष्ट्रपति ने कैंसर और डायबिटीज स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल और अखबारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गंभीर मुद्दों को कुछ जगह जरूर देनी चाहिए। उन्होंने भारत को आध्यात्म का केंद्र बताते हुए कहा कि जनता को देश की संस्कृति और विरासत की क्षमता समझने की जरूरत है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई और युवाओं से देश के समग्र विकास के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए हर नागरिक को योगदान देना चाहिए। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भी आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। बात क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच आज से 3 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में खेला जाएगा। यह सीरीज दोनों ही टीमों को साल 2021 के महिला विश्व कप में सीधे क्वालिफाई का मौका देगी। अगला मैच 7 फरवरी और 10 फरवरी को खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने सेंचुरियन में सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान पर 118 रनों का लक्ष्य महज 20.3 ओवरों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 51 और कप्तान विराट कोहली ने 46 रन बनाए। भारत ने सिर्फ रोहित शर्मा का इकलौता विकेट खोया। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हुए। सेंचुरियन में टॉस भारत ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 5 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट लिया। सीरीज का तीसरा मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।